अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको आइंस्टाइन की प्रिडिक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहां पर जितना भी डेटा मैंने इस्तेमाल किया है ये डॉक्टर किप थॉर्न की प्रेजेंटेशन से लिया गया है। उस पर फर्दर रिसर्च की गई है, लेकिन मेन जो थीम है इस पूरी वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, तो इन तमाम पार्ट्स का जो डेटा लिया गया है वो डॉक्टर किप थॉर्न की प्रेजेंटेशन से लिया गया है। अब आपका सवाल ये होगा कि डॉक्टर किप थॉर्न कौन है? नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, आगे आप इनकी तस्वीरें भी देखेंगे। स्टीफन हॉकिंग्स के साथ इनकी बहुत सी डिस्कशंस होती रही हैं, और सबसे अहम बात इनके बारे में यह है कि ये मूवीज़ में भी काम करते रहे हैं, और इन्होंने एक ऐसी मूवी में काम किया जो कि आइंस्टाइन की प्रिडिक्शंस के बारे में है। इस मूवी में जितना भी साइंटिफिक काम किया गया है, जो बैकग्राउंड है साइंस का, वो सारा का सारा साइंटिफिकली करेक्ट है। आइंस्टाइन ने 1916 में 5 मेजर प्रिडिक्शंस की थी जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनमें से कुछ प्रिडिक्शंस आज हम साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो हमें लगता है कि शायद वो हम साबित ना कर सकें। लेकिन ये ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस 2019 में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रूव की, आइंस्टाइन खुद उसके बारे में कहते रहे कि वो प्रिडिक्शंस शायद कभी भी इंसान नहीं जान सकेंगे जो उन्होंने की हैं। उनकी हकीकत के बारे में इंसान नहीं जान सकेंगे। मसलन आइंस्टाइन का ये कहना था कि हम कभी भी ब्लैक होल्स को देख नहीं सकेंगे, हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकेंगे जो कि ब्लैक होल्स को देख सकें। किप थॉर्न की मूवीज़ में से एक मूवी जो उनकी मेजर मूवी है उसका नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर के बारे में आप जानते हैं, आपने ये मूवी देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी में आपको फिक्शन नहीं दिखाई गई, बल्कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली साबित की जा सकती हैं। इस मूवी में एक ब्लैक होल दिखाया गया जिसका नाम है गारगेंचुआ, जिसमें कूपर जो कि इस मूवी के स्टार हैं वो चले जाते हैं, और फिर वो उससे बाहर भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर गारगेंचुआ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ब्लैक होल की, जो कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है। यहाँ पर आप डॉक्टर किप थॉर्न की तस्वीर देख रहे हैं। इनके बहुत से लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। उन्हीं में से हमने इस वीडियो का डेटा कलेक्ट किया है। इनके कॉलम्स हैं, इनकी रिसर्च है, इनकी बुक्स हैं। मैं आपको इनकी बुक्स भी दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसे साइंसदान हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इनके काम को यकीनन हमारे बच्चों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इस मूवी इंटरस्टेलर मूवी के बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस जेसिका कैस्टेन डॉक्टर किप थॉर्न के साथ मिलकर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं। अगर आप डॉक्टर किप थॉर्न के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये कितने बड़े साइंसदान हैं, तो मैं आपको इनकी किताब दिखा रहा हूँ, और नीचे अगर आप गौर से देखें तो इनकी किताब का फॉरवर्ड डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने बड़े साइंसदान हैं, और इन्होंने इस मूवी में बहुत ज़्यादा मदद दी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराने में। तो जहाँ पर विजुलाइजेशन होती है वहाँ पर डॉक्टर किप थॉर्न ने अपनी इक्वेशंस दी, जिसे सिमुलेट किया गया, और उसके बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने बिल्कुल उन इक्वेशंस के साए के नीचे इस मूवी को प्रोड्यूस किया। हम पहले समझते थे कि ब्लैक होल के गिर्द सूरज ही घूमते हैं, लेकिन इस मूवी में एक प्लेनेट दिखाया गया जो कि ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ माजी में 1916 में, जहाँ पर आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत तफसील से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप तख्ती पर जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को सर्च कर सकते हैं और इस तकरीबन 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, ताकि अगर आप
इस इक्वेशन को समझना चाहते हैं जो नीचे दी गई है, जिसे फील्ड इक्वेशन कहा जाता है और जो कि 14 से 21 इक्वेशनों का मजमुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म है, तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल पता चलेगी। लेकिन इस छोटी सी इक्वेशन से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें पता चलता है कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन पहली मर्तबा हमने 2019 में ब्लैक होल को देखा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन इस इक्वेशन ने की थी, आज वो प्रिडिक्शन साबित हो चुकी है, क्योंकि हम M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल देख सकें। तो ये पहली प्रिडिक्शन थी। दूसरी प्रिडिक्शन थी ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी जब भी दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इतनी वीक हो जाती हैं हम तक पहुंचते पहुंचते कि हमारे पास इतने सेंसिटिव आलात डिटेक्टर्स नहीं होंगे कि हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन सिर्फ 100 साल लगे। इंसान की तरक्की को आप इस एक चीज से माप सकते हैं कि आइंस्टाइन जैसे जीनियस बंदे ने कहा कि हम कभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और छोटे स्केल पर हम तक पहुंचती हैं। लेकिन हमने 2015 में 99 सालों के बाद पहली ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कर ली। इसका मतलब ये लगता है कि आज जो काम हम समझते हैं कि हम कभी नहीं कर सकेंगे, वो शायद अगली कुछ दिहाइयों में हम कर चुके होंगे। इंसान की तरक्की की रफ्तार का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि टाइम डायलेशन होती है। टाइम हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, यूनिवर्सल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि टाइम में वेरिएशंस आती हैं। स्पेस में भी वेरिएशंस आती हैं और टाइम में भी वेरिएशन आती हैं। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं जहां पर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जहां पर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं हमारे पास जो हमें बताती है कि टाइम डायलेशन कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो ये प्रूव हो चुका है, इसमें किसी किस्म का भी शक नहीं है कि टाइम की रफ्तार मैसिव बॉडीज़ के पास कम होती है और उनसे दूर वक्त की रफ्तार तेज हो जाती है। इसी तरीके से टाइम डायलेशन की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम उन प्रिडिक्शंस की तरफ आ रहे हैं जो कि अभी तक सच साबित नहीं हुई। वर्म होल्स, आइंस्टाइन ने हमें कहा कि ऐसे शॉर्टकट स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम बिलियंस ऑफ ईयर्स या दूसरी गैलेक्सी तक का रास्ता चंद लम्हों में तय कर सकते हैं। इस मूवी में वर्म होल्स दिखाए गए हैं, लेकिन अभी इन वर्म्स होल के बारे में हमें कोई भी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं मिली जिससे हमें पता चले कि ये वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी प्रिडिक्ट किया, उनकी इक्वेशंस के सोल्यूशन से हमें वाइट होल नज़र आते हैं। हमें वाइट होल उभरते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि ब्लैक होल नज़र आते हैं। वाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट है, डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन आज तक हमने कभी भी अपनी कायनात में जितनी भी कायनात हमने ऑब्जर्व किया, हमने कभी भी वाइट होल ऑब्जर्व नहीं किया। तो वापस आते हैं ब्लैक होल की तरफ। ब्लैक होल को देखना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें से रोशनी निकल ही नहीं सकती। तो अगर एक चीज़ में से रोशनी नहीं निकल सकती तो फिर आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो हमें ब्लाइंड कर रही है। इसीलिए सबसे पहले हमने ब्लैक होल को मैथमेटिक्स से फिगर आउट किया, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें उन चीज़ों के बारे में भी प्रिडिक्शंस दे देती हैं जो हमें हमारी आंखों से या हमारे सेंसर से नज़र नहीं आ रही होती। हम बहुत अरसे तक आर्टिस्ट इंप्रेशंस बनाते रहे ब्लैक होल के, सिमुलेशंस करते रहे, डाटा कलेक्ट करते रहे और कंप्यूटर ग्राफिक्स खुद बनाते रहे कि ब्लैक होल्स ऐसे नज़र आते होंगे। लेकिन 2019 में हमने पहली मर्तबा ब्लैक होल को देखा। ब्लैक होल तो हम उससे पहले भी देख रहे थे, लेकिन ज़्यादा वाज़ेह शक्ल हमने 2019 में देखी, जहां हमने M87 ब्लैक होल को देखा, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ।
अगर आप इस ब्लैक होल का मैस देखना चाहते हैं तो ये 6 बिलियन सूरजों के मैस के बराबर है। इसका डायमीटर 40 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि 24.8 बिलियन माइल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक होल है ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे हमने देखा, ऑब्जर्व किया। लेकिन इसको देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल साइंस के हलकों में छा गया कि ब्लैक होल की शक्ल तो हमने देखी है M87 की सूरत में, तो फिर गारगेंचुआ डिफरेंट क्यों है? क्या किप थॉर्न की कैलकुलेशंस और उनकी इक्वेशंस गलत हैं? बहुत ज़्यादा बहस शुरू हुई, जिसका जवाब फिर किप थॉर्न ने खुद आकर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाकर दिया। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि किप थॉर्न की इक्वेशंस को सिमुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल होता रहा है इस मूवी को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जिसका डायमीटर उसके सर्कमफ्रेंस से बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचेंगे कि जब भी हम एक सर्कल लेते हैं उसका डायमीटर और उसका सर्कमफ्रेंस, उसमें तो ये रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ब्लैक होल में कैसे हो सकता है कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस से बहुत ज़्यादा हो? उसके लिए आपको इस शक्ल को देखना पड़ेगा। अगर एक चींटी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉइंटर के जरिए, अगर एक चींटी इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाए तो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो डायमीटर कैलकुलेट करना चाहती है तो वो यहाँ से पहले जाएगी नीचे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल की डायमेंशंस ज़्यादा हैं और वो ऊपर से इवेंट होराइजन से होती हुई नीचे सिंगुलैरिटी तक जाएगी और फिर वापस ऊपर आएगी। इसीलिए ब्लैक होल का डायमीटर ज़्यादा होता है कि उसके गिर्द स्पेस वार्प्ड होती है, स्पेस में बहुत बड़ा खम होता है उसकी ग्रेविटी की वजह से। मैं आपको यहाँ पर दोबारा ब्लैक होल दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल के पास एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। अगर इससे आगे कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर वापस नहीं जा सकेगी। और नीचे आपके पास यहाँ पर सिंगुलैरिटी है। आप अगर 2 डायमेंशनल ब्लैक होल देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक होल आपको नज़र आ रहा है। और इसके अंदर, जब हम ब्लैक होल के अंदर की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये इवेंट होराइजन है। अगर इसके बाहर आपने एक टॉर्च जलाई तो रोशनी बाहर की तरफ जा सकती है, लेकिन जब आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया, अब जो भी रोशनी आप जलाएंगे वो ब्लैक होल के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए ब्लैक होल को देखने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें से तो रोशनी आ ही नहीं रही हमें। तो जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिंगुलैरिटी नजर आती है। ये सिंगुलैरिटी इस तरफ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलैरिटी है। तो ब्लैक होल से किसी किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं आ सकता, किसी किस्म का रेडियो सिग्नल नहीं आ सकता, मोबाइल नहीं चल सकता। तो जो बंदा ब्लैक होल के अंदर गया है उससे आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि वो ब्लैक होल के अंदर किस किस्म का एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है। ब्लैक होल के जैसे जैसे हम पास जाते हैं, इवेंट होराइजन के पास जाते हैं, वक्त की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। कूपर साहब जब छोड़ के गए अपनी बेटी को इस फिल्म में तो वो 11 साल की थी, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी बेटी 28 साल की थी। इसका मतलब यह है कि जहां पर वो गए वहां पर वक्त की रफ्तार बहुत कम थी, क्योंकि वो तो उसी कंडीशन में थे। लेकिन उनकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के एंड तक बहुत ज़्यादा उम्र में बढ़ती गई। तो ज़मीन पर वक्त की रफ्तार तेज़ थी और कूपर जहां गए वहां पर वक्त की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ब्लैक होल स्पिन भी करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे टॉर्नेडो स्पिन करता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर स्पेस भी वार्प हो रही है और टाइम भी वार्प हो रहा है, दोनों में खम आ रहा है। तो स्पेस टाइम की वार्पिंग होती है ब्लैक होल के पास। और अगर आप नीचे जाएं तो सिंगुलैरिटी पर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस वीडियो में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि टाइम यहाँ पर नीचे बिल्कुल फनल के नीचे रुक गया। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर वक्त की रफ्तार कम हुई है 0.9, यानी कि वक्त 10% स्लो गुजरना शुरू हो गया। इसी तरीके से 20%, अगर आप यहाँ पर देखें तो 20%, यहाँ पर 40% वक्त इस कलर में, अगर आप यहाँ पर देखें 40%। फिर आप नीचे आ जाए नीली जगह पर, यहाँ पर तकरीबन 70% वक्त स्लो गुजर रहा है। और फिर अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर वक्त साकिन हो गया है, वक्त थम गया है, यहाँ पर वक्त गुजर नहीं रहा।
तो जैसे जैसे स्पेस में आप देखें, स्पेस में भी वार्पिंग हो रही है। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस कम होती जा रही है। सिंगुलैरिटी की तरफ जैसे हम जा रहे हैं तो स्पेस में भी कम आ रहा है और वक्त की रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ब्लैक होल है जो कि सेंटर में है, लेकिन मिल्की वे में 10 मिलियन ब्लैक होल्स हैं। पूरी यूनिवर्स में 10⁻18 ब्लैक होल्स हैं। ये ब्लैक होल्स सूरज से 3 गुना बड़े भी हैं और 20 बिलियन टाइम्स भी बड़े। जो सबसे बड़ा ब्लैक होल अभी तक हमें मिला है, जो मैंने आखिरी खबरों में पढ़ा था, वो 40 बिलियन मैसेज के बराबर था सूरज के। इनका डायमीटर 10 किलोमीटर से 100 बिलियन किलोमीटर तक हो सकता है। अब आते हैं ब्लैक होल को देखने की तरफ। अगर मैंने एक कैमरा ब्लैक होल से दाईं तरफ लगाया हुआ है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, मैं ब्लैक होल से पीछे एक स्टार को देख रहा हूं, बीच में ब्लैक होल है, तो क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो सूरज से निकलने वाली या स्टार से निकलने वाली किरणों को बेंड कर देगा अपने गिर्द। तो आप देख सकते हैं कि हमने आसानी के लिए 3 रेज बनाई है। पहली रे आएगी यहां से और बेंड होती हुई कैमरे की तरफ चली जाएगी। तो अगर कैमरा देखेगा तो उसे सन यहां पर नजर आएगा, इस जगह पर सन नजर आएगा। दूसरी रे आप देखें, या सीधी आ रही है और ये ब्लैक होल से गुजरती हुई आपको उसकी बाउंड्री से होती हुई नजर आएगी, और एक मतलब वो ब्लैक होल का चक्कर भी लगा लेगी, तो आपको ब्लैक होल की बाउंड्री में नजर आएगी। ये देखें, आपको यहाँ पर ब्लैक होल की बाउंड्री नजर आएगी। वो इसकी वजह ये रे है जो कि ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा के वहां तक वापस आ रही है। और फिर तीसरी वेव आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगी। तो एक ही स्टार के आपको 3 शेड नजर आएंगे। ये शेड नजर आएगा, ये शेड नजर आएगा, ये जो शेड नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि ये नीचे से आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है। फिर हमारे पास ये शेड जो है ये यहाँ से आ रहा है, और ये जो शेड है वो इस जगह से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पॉइंटर से भी दिखा सकता हूँ अगर मेरा पॉइंटर काम करता है। इस इफेक्ट को लेंसिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। हमें एक ही स्टार के मल्टीपल इमेजेस नजर आते हैं, और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल किरणों को, रोशनी की किरणों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब बात करते हैं गारगेंचुआ की कि उसकी तस्वीर हमें मुख्तलिफ क्यों नजर आई M87 से। तो हम बात करते हैं इस ब्लैक होल की। इस ब्लैक होल को अगर देखें, इसके गिर्द एक एक्रीशन डिस्क होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक एक्रीशन डिस्क है जो कि रोशन होती है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक्रीशन डिस्क से रोशनी की एक किरण, आसानी के लिए किरण कह रहा हूं, सीधी आ जाएगी हमारी तरफ। तो हम जो देखेंगे इस कैमरे से, क्योंकि हमने कैमरा साइड वाइज लगाया हुआ है, याद रखें कैमरा ऊपर की तरफ नहीं लगाया, यहां पर नहीं लगाया, कैमरा साइड वाइज लगाया हुआ है, तो मुझे ये बीच वाला हिस्सा नजर आएगा इस रे की वजह से। जो पीछे से रे है, रोशनी जब यहां से निकलेगी तो ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से निकलने वाली रेज आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल के गिर्द बेंड होंगी और वो यहां से इस कैमरे की तरफ पहुंचेंगी। तो मुझे यही एक्रीशन डिस्क, बिल्कुल ये एक्रीशन डिस्क नजर आएगा कि ब्लैक होल के ऊपर भी हमें इसका इमेज नजर आएगा। और फिर इसके पीछे से, ब्लैक होल के पीछे से निचले हिस्से से जो फोटॉन्स निकलेंगे, जो रोशनी की किरणें निकलेंगी, वो यहां से बेंड होती हुई ब्लैक होल की बाउंड्री के साथ इस कैमरे में आ जाएंगी। तो मुझे नीचे वाला हिस्सा नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बीच में एक्रीशन डिस्क नजर आ रही है, उसी का इमेज ऊपर से भी नजर आ रहा है और उसी का इमेज नीचे से भी नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल के गिर्द फोटॉन्स बेंड करते हैं, रोशनी बेंड करती है। लेकिन अगर इस कैमरे को मैं ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या मुझे ऐसा इमेज नजर आएगा? लेकिन अगर आप कैमरा यहां पर ले जाएं, बिल्कुल एक्रीशन डिस्क के वर्टिकल ले जाएं, तो अब आपके पास जो लाइट रेज आएंगी वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये लाइट रेज जो इस तरफ से लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होंगी, ये बेंड होगी और इस कैमरे की तरफ जाएंगी। जबकि ये लाइट रेज जो यहां से निकलेंगी ये भी बेंड होंगी ब्लैक होल की वजह से और ये इस तरफ जाएंगी, और हमें यहाँ पर इस किस्म का इमेज नजर आएगा। तो अगर कैमरा ऊपर होगा तो हमें इस किस्म का इमेज नजर आएगा, और अगर कैमरा इस तरफ होगा तो हमें इस किस्म का इमेज नजर आएगा। तो दोनों इमेज एक ही ब्लैक होल के हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वर की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। मैं आपको आगे सिमुलेशन में भी ये चीज दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि
जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये एक्रीशन डिस्क है ये नज़र आ रही है, और ये एक्रीशन डिस्क जब इधर से नज़र आएगी बेंड हो करके फोटॉन्स जाएंगे तो आपको ऐसी शक्ल नज़र आएगी, ऐसी। और नीचे से अगर जब फोटॉन्स जाएंगे तो आपको नीचे भी ऐसी एक्रीशन डिस्क नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अपेरेंट इमेज आपको ऐसा नज़र आएगा ब्लैक होल का, और इसकी वजह क्या है? वार्पिंग है, स्पेस एंड टाइम की वार्पिंग। लेकिन अगर ये कैमरा ऊपर ले जाऊं तो ये एनिमेशन आपको दिखा रही है कि जब ये कैमरा हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हमें एक्रीशन डिस्क इस तरीके से नहीं नजर आएगी, बल्कि प्योर एक्रीशन डिस्क नजर आएगी। आप ये देखें ऊपर चला गया, तो ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें प्योर एक्रीशन डिस्क उसके गिर्द मूव करती हुई नजर आती है। ये वो मंजर है जो हमने M87 के देखे। तो गरगेंचुआ अगर आप साइड से उसको सेंस करेंगे या कैमरे से देखेंगे तो वो आपको गरगेंचुआ की शक्ल लेता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप कैमरा या ऑब्जर्वर ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको M87 की शक्ल इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। M87 में एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा रोशन थी, जबकि दूसरी साइड उतनी ज़्यादा रोशन नहीं थी। और इसकी वजह यह है कि उसके गिर्द हर वक्त गैसेस और डस्ट रोटेट कर रही है बहुत तेज़ी से। तो जब गैसेस और डस्ट हमारी तरफ आती हैं तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से, जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, हमें ये हिस्सा रोशन नज़र आता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉपलर इफेक्ट है। और जब ये गैसेस और ये डस्ट दूसरी तरफ मूव करती है, हमसे दूर जाती है, तो ये वाला हिस्सा हमें कम रोशन नज़र आता है। तो ये हिस्सा हमें इसलिए रोशन नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गैसेस और जो भी चीज़ें इसके गिर्द घूम रही है वो हमारी तरफ मूव कर रही थी। वैसे इस चीज़ को साइंसदान भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिए भी एक नया फिनोमिना था। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो एक्रीशन डिस्क के बारे में बताया है मैंने कि जब भी ब्लैक होल चीज़ों को अपने अंदर समो लेता है तो कुछ चीज़ें बाहर उसके गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं, या बाज़ वो कुछ चीज़ों को इजेक्ट करता है तो वो भी उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, जो हमें रोशन नज़र आती हैं और एक्रीशन डिस्क की शक्ल में नज़र आती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि गरगेंचुआ में हमने एक हिस्सा ब्लैक होल का रोशन नहीं दिखाया जबकि दूसरा हिस्सा दिखाया। किप थॉर्न ने जब इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए अपने प्रोड्यूसर से बात की तो पता चला कि उन्होंने जो इक्वेशंस बनाई थी वो इक्वेशंस हमने आँख से, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आँख से ऑब्जर्वेशन देने के लिए उन्होंने डिज़ाइन की थी। तो आँख जब बहुत ज़्यादा रोशन चीज़ हो और उसके साथ कम रोशन चीज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती रोशन चीज़ में और कम रोशन चीज़ में। लेकिन जब हम स्कोप्स के ज़रिए, सेंसर्स के ज़रिए ये चीज़ देखते हैं या इवन IMAX कैमरे के ज़रिए ये चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ हमें बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम फ़र्क कर सकते हैं कि एक हिस्सा ब्लैक होल का रोशन है और एक हिस्सा रोशन नहीं है, और उसकी वजह डॉपलर इफेक्ट है। तो जब आँख के लिए हमने वो चीज़ डिज़ाइन की तो उन्होंने मूवी में बिल्कुल ठीक दिखाया कि उनको वो पूरा का पूरा ब्लैक होल एक जैसा रोशन नज़र आ रहा था। अगर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए तो हमें मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि आइंस्टाइन ने अपनी इन फील्ड इक्वेशंस के ज़रिए ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रिडिक्शन की। उन्होंने बताया कि ऐसी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्पेस को स्ट्रेच और एक्सपैंड करती हैं। जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दो गोल दायरे दिखा रहा हूँ जो कि स्ट्रेच हो रहे हैं और दूसरी डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रहे हैं, इसी तरीके से आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं तो वो स्पेस में ऐसी ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट करते हैं जो कि स्पेस को वॉर्प करते हैं। स्पेस और टाइम फिक्स्ड स्टेज नहीं है, बल्कि ये ऐसा फ्लेक्सिबल स्टेज है, बिल्कुल एक चादर की तरह, जिसमें लहरें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं जब भी इसमें कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होती है, इर्ताश आता है। लेकिन इसके साथ साथ आइंस्टाइन का ये ख्याल था, अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, आप उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हमारे पास दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मैंने सफ़ेद डब्बों के साथ दिखाए हैं और उन दोनों के बीच में पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स
स्पेस टाइम को वॉर्प करेंगी तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑसिलेट करेंगे, बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे ऑसिलेट करेंगे, और इनके अंदर मौजूद पार्टिकल्स भी ऑसिलेट करेंगे। आपको एक विजुअल डिपिक्शन देने के लिए मैं यहाँ पर आपको ऑरेंज की मिसाल दे रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं एक ग्रेविटेशनल वेव पास कर रही है, लेकिन जहां पर ग्रेविटेशनल वेव जीरो है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी स्ट्रेंथ जीरो है, वहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर पॉइंटर निकाल लूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकूंगा कि आप यहाँ पर देखें ग्रेविटेशनल वेव की स्ट्रेंथ जीरो है, तो ऑरेंज की कतली, ऑरेंज का पीस अपने असल शक्ल में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, जो कि सर्कुलर है। लेकिन जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू होगा तो अब आपको दोनों ऑरेंजेस में, क्योंकि इनकी पोलराइजेशन डिफरेंट है, इसलिए आपको स्ट्रेच डिफरेंट एंगल पर नज़र आएगा। लेकिन समझने के लिए ये एक अच्छी डिपिक्शन है कि ऑरेंज एक तरफ को स्ट्रेच होता जाएगा और दूसरी तरफ को स्क्वीज होगा, खिंचता चला जाएगा अंदर की तरफ, जबकि दूसरी तरफ बाहर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन फिर ये वेव आहिस्ता आहिस्ता दोबारा डिक्लाइन करना शुरू होगी और जीरो की तरफ जाएगी और ऑरेंज की कतली अपनी ओरिजिनल शेप लेना शुरू कर देगी, जो कि सर्कुलर थी। लेकिन अब उसके साथ साथ नेगेटिव एम्पलीट्यूड की तरफ जब जाएंगे तो ऑरेंज स्ट्रेच और स्क्वीज होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब आप देखें तो ऑरेंज बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, जबकि अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, जबकि एक्सपैंड बाहर की तरफ हो रहा है। क्रॉस पोलराइजेशन में यही चीज आपको डिफरेंट एंगल पर नजर आएगी। और फिर हम जीरो स्ट्रेंथ की तरफ जाएंगे तो हमें सर्कुलर ऑरेंज नजर आएगा। तो जब भी एक ग्रेविटेशनल वेव पास करेगी, ऑरेंज के थ्रू होगी, तो ऑरेंज इस तरीके से डिफॉर्मेशन में जाएगा। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशन वेव्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है हम तक पहुंचते, इसलिए इस डिफॉर्मेशन के बारे में हमें पता नहीं चलता अपनी आम जिंदगी में। आइंस्टाइन का ये ख्याल था 1916 में कि ये वेव्स इतनी थोड़ी स्ट्रेंथ की हैं, इतनी कमज़ोर हैं कि इनको इंसान कभी भी नाप नहीं सकेगा, किसी भी आले के साथ इनकी मेजर नहीं कर सकेगा, इनकी मेजरमेंट नहीं कर सकेगा। लेकिन 100 सालों के बाद, 99 सालों के बाद हमने आइंस्टाइन को गलत साबित किया और 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर किया। इसका मतलब ये है कि इतने बड़े साइंसदान की प्रेडिक्शन अगर हम 99 सालों में ओवरकम कर सकते हैं, तो जो चीज़ें आज हम समझ रहे हैं कि नामुमकिन होंगी, इंसान कभी उनको अचीव नहीं कर सकेगा, शायद अगले 50 सालों में उन चीज़ों को हम अचीव कर लेंगे। हमने जितनी भी यूनिवर्स को देखा था वो अपनी आंखों से और इंस्ट्रूमेंट से देखा था। वो सारी की सारी एक्सप्लोरेशन हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए की थी, लाइट के जरिए की थी, गैमा रेस के जरिए की थी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, इनके जरिए इंफॉर्मेशन दूर दराज के इलाकों से, स्पेस के इलाकों से हम तक पहुंचती थी और उसको एनालाइज करके हम स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हम एक और किस्म की एस्ट्रोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हमें एक और किस्म की नॉलेज की स्ट्रीम मिल रही है जिसे ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं। और इनमें दो किस्म की चीज़ें हमें नज़र आती है कि वक्त किस तरीके से वॉर्प हो रहा है, कि वक्त किस तरीके से बदल रहा है और स्पेस किस तरीके से बदल रही है। वॉर्पिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम, उनमें किस तरीके से वेरिएशन आ रही है, ये हमारी कायनात के बारे में हमें बताती है। अभी हम बहुत शुरुआत में हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक क्या इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ शायद हमारी ग्रेविटेशनल एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेगी और हम इस तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी के मुख्तलिफ टूल्स दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें हमने बनाई हैं, मुख्तलिफ किस्म की आँखें जो हमने बनाई हैं, जो कि स्पेस में भी हैं, हमारी टेलीस्कोप्स हैं और हमारे ऐसे स्टेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंट बैंड्स को हर वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में हम तक पहुँच रही है, ये वेव्स उस वक्त जनरेट होती हैं जब चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं, जो किसी सूरज से, किसी दूर दराज के सितारे से हम तक आती हैं। और फिर इनकी रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और मुख्तलिफ फिनोमिना के ज़रिए हम
चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम इनके ज़रिए बहुत सा इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब मुझे शायद लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी में हम सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं। हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हमें नए मीडियम की ज़रूरत है ताकि हम स्पेस को अपनी दूसरी आंखों से देख सकें, और वो मीडियम है ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि हम तक आ रही हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एस्ट्रोनॉमी की शुरुआत तो खैर उसी दिन हो गई थी जब हमने आसमान को देखना शुरू किया था अपनी आंखों से, लेकिन जब हमने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया तो ये बात है गैलीलियो की, जिन्होंने अपनी टेलीस्कोप के ज़रिए जुपिटर के मून की तस्वीरें बनाई, हमारे मून की तस्वीरें बनाई, बहुत से सियारों को देखा। तो हमने इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन अब बिल्कुल वही काम करने जा रहे हैं किप थॉर्न, क्योंकि किप थॉर्न इस वक्त वही काम कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए गैलीलियो ने किया। और किप थॉर्न अब ऐसी टेलीस्कोप बना रहे हैं, अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें और इनके ज़रिए देख सकें कि हमारे यूनिवर्स में कहाँ कहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही है, जिसकी वजह से ये ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और ये हम तक पहुँच रही हैं, और इसमें कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ये कितने अरसे पुरानी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए जो सबसे पहले, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करेगा, वो सबसे पहले उसका प्रोटोटाइप दिया था रे वाइस ने, जो कि MIT के एक स्कॉलर हैं। और उनका जो ओरिजिनल पेपर था उसका एक प्रिंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे पास, उन्होंने ये बताया कि अगर हम एक लाइट की सोर्स ले लें, जिस तरीके से लेज़र की बात कर रहे हैं, और उसको पार्शली रिफ्लेक्ट करें दो हिस्सों में, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक ऊपर चला जाए और इन दो मिरर्स के बीच में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू करे और इस तरफ चला जाए, तो जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव यहाँ से गुजर के जाएगी तो इन मिरर्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस या तो कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि वो या तो इसको स्क्वीज करेगी, कंप्रेस करेगी, या इनको एक्सपेंड करेगी। और उसकी वजह से हम अगर उस डिस्टेंस की वेरिएशन को किसी तरीके से मेयर कर सकें तो हम जान सकेंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशन वेव मौजूद है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर एक एनिमेशन का सहारा ले रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर ये सोर्स है और इससे हमारे पास लेज़र जनरेट हो रही है, और लेज़र पार्शली इस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और पार्शली इस तरफ जा रही है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, और फिर इंटरफेयर करती है एक दूसरे से और इस डिटेक्टर पर पड़ती है। लेकिन अगर इन मिरर्स की पोजीशन बदलेगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी इंटरफेरेंस डिस्टर्ब होगी। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही थी तो अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं करेगी, इसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जब हमने पहली मर्तबा उसकी ब्राइटनेस मेजर की और उसके बाद जैसे ही ग्रेविटेशनल वेव उसमें से गुजर के जाएगी तो फौरन इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होगी, और जिससे हम पकड़ लेंगे कि इस वक्त यहाँ से एक ग्रेविटेशनल वेव गुजर के जा रही है। इस मॉडल को फर्दर इम्प्रूव किया, इसे ग्रेविटेशनल इंटरफेरोमीटर कहा जाता है। मैं आपको यही चीज़ यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 4 किलोमीटर का इसका ये आर्म है, जो ये लेंस है, इस लेंस से नीचे तक जो लेंस है, बीम स्प्लिटर है, उससे इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। इसी तरीके से ये आर्म भी 4 किलोमीटर है। तो एल शेप है, हर तरफ, दोनों तरफ 4-4 किलोमीटर का फासला है। और हमने कितनी स्ट्रेंथ मेयर करनी है मिरर की मूवमेंट की? 10⁻⁻17 मीटर्स। 4 किलोमीटर के अगेंस्ट हमने 10⁻⁻17 मीटर की डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर को मेयर करना। क्या ये हम मेयर कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल था। जब किप थॉर्न को इस बारे में पता चला तो इनिशियली उन्होंने अपनी किताब, जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जो कि राइट साइड पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस किताब में उन्होंने लिखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है कि इतनी छोटी मेजरमेंट हम ले सकें। लेकिन फिर उनको अपने ख्यालात को चेंज करना पड़ा, क्योंकि हमने यही काम कर लिया। एक अंदाज़ा देने के लिए कि ये डिस्प्लेसमेंट मिरर की कितनी छोटी होगी, एटम का डायमीटर 10⁻⁻10 मीटर होता है। हमने 10⁻⁻17 तक जाना है और कुछ जगह पर 10⁻⁻21 भी लिखा हुआ है। तो हमने एटम के डायमीटर से भी कम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का डायमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका मतलब यह है कि हमने न्यूक्लियस से भी छोटी मूवमेंट को मेजर करना है,
4 किलोमीटर के आर्म में। तो मिरर 10⁻⁻17 मीटर अगर मूव करता है तो हमने उसको डिटेक्ट करना है, और 4 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। इसीलिए केप थॉर्न ने कहा कि एक बिल्कुल ही एब्सर्ड आइडिया है, ये नामुमकिन है। राय वाइस ने अपने इस पेपर में यह भी बताया कि कहां कहां से नॉइज आ सकती है, कहां कहां से ऐसे सिग्नल्स हमें मिल सकते हैं जो इस मेजरमेंट को खराब कर सकते हैं। और हमें इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, किस किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्किंग की और उनके इस पूरे आर्किटेक्चर को फर्दर इंप्रूव किया रोनाल्ड ड्राइवर ने। रोनाल्ड ड्राइवर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, जो कि एक स्कॉटिश साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर बनाने की बुनियाद रखी। उन्होंने इस इंटरफेरोमीटर के बीच में फेबरी पैरेट कैविटी का इस्तेमाल किया, जो कि हम लेज़र की जनरेशन में करते हैं। दोनों तरफ शीशे होते हैं, दोनों तरफ मिरर होते हैं, और बीच में एक लेज़र लाइट ट्रैप होती है जो कि रिफ्लेक्ट होती है और फिर वो स्टैंडिंग वेव्स देती है। मैं लेज़र में इसको काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ। इससे हमें इसकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी मिलती है और साथ साथ हम बहुत जल्दी मिरर की डिस्प्लेसमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो प्रैक्टिकली इसमें जो मॉडिफिकेशंस की गई ताकि इसको बनाया जा सके, उसमें रोनाल्ड का बहुत बड़ा हाथ है, और ये को फाउंडर हैं लीगो प्रोजेक्ट के, जिसे हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर लीगो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ। मैं बहुत से वीडियोस लीगो प्रोजेक्ट पर बना चुका हूँ। 4 किलोमीटर का एक आर्म है, आप देख सकते हैं। ये पूरा आर्म जो है वो 4 किलोमीटर का है, और इसी तरीके से इस तरफ का आर्म भी 4 किलोमीटर का। 1000 साइंटिस्ट ने इसमें काम किया। 100 से ज़्यादा दुनिया के इंस्टीट्यूशंस इसके साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं, और 14 से ज़्यादा नेशंस इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही हैं और इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको ये बता चुका हूं कि तख्ती ने ग्रेविटेशनल वेव्स पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। एक वीडियो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप बहुत सी वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तख्ती का नाम लिखकर और ग्रेविटेशनल वेव का नाम लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस नज़र आना शुरू हो जाएंगी। फिर हमने 2015 में पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया। 2 ब्लैक होल जब आपस में एक रक्स में जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मर्ज करना शुरू करते हैं, तो वो ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पेस और टाइम में मौजूद होती हैं और वो हम तक पहुंचती हैं। जब हम उनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इतने अरसे पहले 2 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए और उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट की। तो इस केस में जब 2015 में हमने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, तो ये 1.3 बिलियन ईयर्स पहले 2 ब्लैक होल आपस में मर्ज हुए थे और उनसे प्रोड्यूस हुई थी। इनको 2 मुख्तलिफ जगहों पर लीगो लैब्स बनाकर डिटेक्ट किया गया। एक हैनफर्ड शहर अमेरिका का और एक लिविंगस्टन है। दोनों के बीच में तकरीबन 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों जगह पे जो सिग्नल मिले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इनको मैं आपको सुनवाऊंगा भी, तो आपको अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल एक जैसे सिग्नल हमें मिले, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमने पहली मर्तबा इन ब्लैक होल्स की आवाज़ को सुना है, हमने ग्रेविटी की आवाज़ को सुना है। तो इनका सफ़र कैसे हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत दूर 2 ब्लैक होल्स, जिन्हें बाइनरी ब्लैक होल्स कहा जा रहा था, वो कंटिन्यूसली रक्स कर रहे थे और एनर्जी ज़ाया कर रहे थे ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्म में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज हुए। उनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी वो उस गैलेक्सी से बाहर निकली जिस गैलेक्सी में ये ब्लैक होल आपस में मर्ज होने जा रहे थे। फिर वो इंटरगैलेक्टिक स्पेस से गुजरते हुए मिल्की वे तक पहुंचे। उनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। 50,000 साल पहले वो मिल्की वे की बाउंड्री पर पहुंचे और फिर हम तक आते हुए उनको 50,000 साल लगे। हमारी दुनिया में ये वेव्स 14 सितंबर 2015 में डिटेक्ट हुई। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि लीगो ऑब्जर्वेटरी को हमने एक्टिव किया 11 सितंबर 2015 को। तो 11 सितंबर को जब हमने लीगो को अप किया, कैलिब्रेट किया, उसको एक्टिव किया, तो उसके 3 दिनों के बाद हमें पहली ग्रेविटेशन वेव्स मिली, जो कि 1.3 बिलियन सालों पहले जो ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हुए थे उनकी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो हमने बड़े टाइमली किया। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें
दिसंबर 26 को 2015 में ही हमें और सिग्नल्स मिले। इन सिग्नल्स को भी डिटेक्ट किया गया, इनके डेटा को कलेक्ट किया गया और फिर डाटा एनालिस्ट शुरू हो गए, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा काम होता है जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हैनफोर्ड और लिविंगस्टन अमेरिका के दो मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3030 किलोमीटर का है। तो ताकि हम किसी भी तरीके से नॉइज़ को ग्रेविटेशनल वेव्स डिक्लेयर ना कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ब्लैक होल जब आपस में करीब आए हैं तो हमारे पास इस किस्म के सिग्नल आ रहे हैं दोनों जगह पर। रेड कलर और ब्लू कलर के सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हैनफोर्ड का सिग्नल रेड है और लिविंगस्टन का सिग्नल ब्लू है। और जब ये और करीब आए, मर्ज हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ने शुरू हो गए और जब मर्ज कर गए तो फिर इनके एम्पलीट्यूड कम होना शुरू हो गए। दोनों जगह पर हमें एक ही चीज़ नज़र आई और हमने इन आवाज़ों को सुना भी। मैं आपको ये आवाज़ें सुनाना भी जा रहा हूँ। और 5 महीने के डाटा एनालिसिस के बाद डिक्लेयर किया गया। इसमें विर्गो एक और लैब है जिसने काम किया। उन्होंने वेव्स को तो डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद की 2015 में। और फिर इन तीनों साइट्स ने मिलकर अपने डाटा को जब कंपाइल किया तो इनका रिजल्ट ये था कि इन्होंने पहली मर्तबा ग्रेविटेशनल वेव को सुना है और ऑब्जर्व किया है। और ये ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस हुई दो ब्लैक होल्स के मर्ज होने में, जिनकी ताकत, जिनका साइज या मैस में अगर बात करें 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था, 29 m। और नीचे मैंने सन इसलिए लिखा कि सूरज एक इकाई है मैस की। तो 29 सूरजों के बराबर एक ब्लैक होल का मैस था और 36 सूरजों के बराबर दूसरे ब्लैक होल का मैस था। जब वो मर्ज हुए तो जो ब्लैक होल हमारे पास बना वो 62 सूरजों के मैस के बराबर था। 3 सूरजों के मैस के बराबर जो एनर्जी थी वो ग्रेविटेशनल वेव्स में ट्रांसफॉर्म हुई और वो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंचती गई। ये एनर्जी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में कन्वर्ट हुई। तो अगर हम उस 10वें हिस्से में देखें, सिर्फ उस 10वें हिस्से में देखें 1 सेकंड के, तो उस वक्त इतनी पावर प्रोड्यूस हुई जो कि हमारी पूरी कायनात की एनर्जी के 50 गुना ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। लेकिन ये एनर्जी 50 यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है उसके बराबर है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सेकंड के कुछ हिस्से के लिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना ज्यादा मैसिव एक्टिविटी होती है जब दो ब्लैक होल आपस में मर्ज करते हैं। और उसके बाद तो हमारे पास फिर वेव्स आना शुरू हो गई और हमने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। मैं आपको यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल वेव्स की कैटलॉग दिखा रहा हूँ और अब हम इन सिग्नल्स को पढ़ते हैं और इनके बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते हैं। और मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि इन वेव्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और इनको कैसे सुना जाता है, ग्रेविटी की आवाज़ कैसी होती है। क्योंकि हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर चुके हैं तो बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं जो कि आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के इवेंट्स के बारे में बताएंगी। एक ऐसी ही एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो कि ग्रेविटेशनल वेव इवेंट्स हैं। आप इसको अपने मोबाइल पर स्टोर कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर ये आपको हमेशा उस वक्त बीप देगा जब कोई ना कोई ग्रेविटेशनल वेव हम डिटेक्ट करेंगे, LIGO डिटेक्ट करेगी और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से एक और एप्लीकेशन है जिसे चिर्प कहा जाता है और ये भी आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बताता है। तो अगर आप ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको ब्लैक होल्स के और न्यूट्रॉन स्टार्स के मर्जिंग के बारे में बताएगा। न्यूट्रॉन स्टार जब मर्ज करते हैं या कोलाइड करते हैं तो उस वक्त भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप अगर इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर सिंपल ये है कि हमारे पास दो ब्लैक होल थे। एक ब्लैक होल तकरीबन हमारे सूरज के 80 गुना ज़्यादा मैस रखने वाला ब्लैक होल था। यहाँ पर सूरज का मैस का वर्टिकली आपको स्केल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक सूरज के बराबर मैस रखने वाला अगर न्यूट्रॉन स्टार होगा या ब्लैक होल होगा वो यहाँ पर आएगा। इसी तरीके से ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर 80 सूरजों के बराबर मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था और तकरीबन 70 के करीब सूरजों का मैस रखने वाला ब्लैक होल ये था। ये दोनों ब्लैक होल मर्ज हुए और इन्होंने एक ऐसा ब्लैक होल बनाया जो तकरीबन 160 सूरजों के बराबर मैस रखता है, सोलर मैसेज रखता है।
तो यहाँ पर इकाई सोलर मैस की है। इसी तरीके से आप इन दो ब्लैक होल्स का मर्च भी देख सकते हैं, इन दो ब्लैक होल्स का मर्च भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ दिखा रहा हूँ ब्लैक होल्स जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे चले जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलिजन भी दिखाई गई हैं और कुछ ऐसे इवेंट्स भी दिखाए गए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये इवेंट क्या है, इन्होंने क्या चीज़ें मर्ज हुई हैं और उन्होंने क्या बनाया। लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक पहुंची हैं तो हमें पता चला है कि कोई ना कोई एक्टिविटी हुई है और उस पर रिसर्च की जा रही है। हमारे पास मेन 3 ऐसी ऑब्जर्वेटरी हैं, लीगो, विर्गो और कैगरा। कैगरा में हमारे पास 3 किलोमीटर लंबे डिटेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं, ये तीनों की तीनों लैब्स को आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आगे फ्यूचर में हम बहुत सी ऐसी और टेलीस्कोप्स या इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को देख सकें। उनमें से एक है आइंस्टाइन टेलीस्कोप, जो कि ज़ेरे ज़मीन बनेगी, ज़मीन के नीचे एक ट्रायंगल बनेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक साइड की जो लेंथ है, एक आर्म की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर के बराबर है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 आर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आपको एंड स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको डिटेक्टर स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं, आपको कंप्यूटिंग सेंटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होता है उसको एनालाइज करना होता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये ज़मीन के नीचे होगा, अंडरग्राउंड होगा, जो कि हम बनाने जा रहे हैं और इसको बनाएंगे 2030 के बाद जाकर ये कंप्लीट होगी। और इसके बनने के बाद हम आज जिस स्ट्रेंथ की ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करें उससे 20 गुना ज़्यादा कमज़ोर ग्रेविटेशनल वेव्स को फ्यूचर में डिटेक्ट कर सकेंगे। तो उससे हमें और भी छोटे छोटे इवेंट्स जो कि हमारी कायनात में हो रहे हैं, या ऐसे इवेंट्स जो बड़े हैं लेकिन बहुत दूर हो रहे हैं और उनके सिग्नल्स आते आते बहुत कमज़ोर हो गए, उनके बारे में भी हमें पता चलता जाएगा। इसी तरीके से एक और डिटेक्टर जिसे कॉस्मिक एक्सप्लोरर कहा जाता है वो भी बनने जा रहा है और आप उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। वो बिल्कुल एल शेप है, जिस तरीके से ट्रेडिशनल लिगो डिटेक्टर बनाया गया तो वो बिल्कुल वैसा ही, उसमें ट्रायंगल नहीं है, आप उसे भी देख सकते हैं। जबकि हमारे पास जो आइंस्टाइन टेलीस्कोप है वो 150 मीटर ज़ेरे ज़मीन बनाई जा रही है। हम ग्रेविटेशनल वेव्स को 4 डिफरेंट बैंडविड्थ्स में मेजर करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जब न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं या ब्लैक होल मर्ज होते हैं तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है और हम ग्राउंड बेस इंटरफेरोमीटर से उनको मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसी तरीके से जब हम और चीज़ों की तरफ जाते हैं, स्टेलर बाइनरीज की तरफ जाते हैं या सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जब मर्ज करते हैं बड़े, तो उसके लिए हम फ्यूचर में एक और इंटरफेरोमीटर जो कि स्पेस बेस्ड इंटरफेरोमीटर है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि उन चीज़ों को मेजर कर सकेगा। फिर हम पल्सार टाइमिंग एरे, एक और टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए ग्रेविटेशन वेव्स को मेजर करते हैं, और फिर हम बैकग्राउंड कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के ज़रिए भी इनको मेजर करते हैं ग्रेविटेशन वेव्स को। इन दोनों को किसी और वीडियोस में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन इन दो जो पहले दो हैं ग्राउंड बेस और स्पेस बेस इंटरफेरोमीटर, इनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 डिफरेंट बैंड होते हैं ग्रेविटेशन वेव्स के। मिली सेकेंड बैंड होता है जिसमें हम ग्राउंड बेस्ड इंटरफेरोमीटर काम कर रहे थे। इसी तरीके से वो वेव्स जो मिनट टू आवर इंफॉर्मेशन हमें देती हैं इस बैंड में लाइक करेंगी, उनके लिए हमें स्पेस में ऐसे इंटरफेरोमीटर बनाने पड़ेंगे। फिर ईयर्स टू डेकेड्स हैं, 10 साल से 1 साल के बीच में जो बैंड्स हैं उनके लिए भी हमें पल्सेटिंग टाइमिंग एरे, जिसको किसी और वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, वो बना रहे हैं। और CMB की पोलराइजेशन की बेसिस पर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स के पीरियड्स पे मुहित ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। एक और जाविये से अगर आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो ये हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस करें वो ऊपर सोर्सेज हैं, नीचे डिटेक्टर्स हैं। तो आप अगर देखें तो क्वांटम फ्लक्चुएशन इन अर्ली यूनिवर्स, जब बिग बैंग हुआ था उस वक्त की क्वांटम फ्लक्चुएशंस के लिए हम चारों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स या सुपरनोवा के लिए अपने डिटेक्टर बनाने हैं तो वो टेरेस्ट्रियल इंटरफेरोमीटर्स होंगे, जिस तरह लिगो मैंने आपको दिखाया। अगर आपने कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट कैप्चर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए करने हैं तो फिर आपको स्पेस बेस की तरफ जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे हैं जो दोनों से आप मेजर कर सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक से, जिस तरीके से पल्सार टाइमिंग है एरे है, इसके ज़रिए आप मेजर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इनकी वेवलेंथ्स भी दिखा दी गई हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दिखाई गई है। तो आप 4
तरीके से ग्रेविटेशन वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आखिर में हम डिस्कस करेंगे लीज़ा, जो कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है, जो कि स्पेस में यूज़ होगा, ट्रायंगल की शेप का होगा। 3 स्पेस क्राफ्ट इसके लिए इस्तेमाल होंगे। उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आप देख सकते हैं कि 5 मिलियन किलोमीटर्स उनके बीच में, एक विंग के बीच में डिस्टेंस है। जबकि इसका असूल बिल्कुल वही है जो लीगो का असूल था। और ज़मीन के साथ ये तीनों स्पेस स्टेशन सूरज का चक्कर लगाएंगे ज़मीन के साथ और डिटेक्ट करते रहेंगे ग्रेविटेशन वेव्स को। जो एंगल्स हैं वो हमेशा इनके कांस्टेंट रहेंगे। तो 2030 के बाद यानी उससे आगे 2040 तक हम ये ग्रेविटेशनल डिटेक्टर बनाने जा रहे हैं स्पेस में, जिसे लीज़ा कहा जाता है। और इसके ज़रिए हम स्पेस की एक्टिविटी को देख सकेंगे। आज हम एक एप्लीकेशन यूज़ करने जा रहे हैं जो कि हमारी साइंस की क्लासरूम में दिखाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए और बच्चों के पास ये एप्लीकेशन ज़रूर होनी चाहिए। इस एप्लीकेशन का नाम है ब्लैक होल हंटर। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ ने बनाया है और ये फ्री है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसकी वेबसाइट का एड्रेस आपको दे दिया है, आप वहाँ से जाकर ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और इसका ऑफलाइन वर्जन मुझे नहीं मिला तो आपको ऑनलाइन ही इसको देखना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का मकसद क्या है? इस एप्लीकेशन का मकसद ये है कि जब भी हमारी कायनात में कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, मसलन 2 ब्लैक होल जब आपस में टकराते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि स्पेस टाइम को अल्टर करती हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम सेंस करते हैं, हम डिटेक्ट करते हैं बहुत बड़े बड़े डिटेक्टर्स बनाकर दुनिया में। लेकिन ये ग्रेविटेशनल वेव्स जब हमारे पास आती हैं तो ये ऑडिबल रेंज में होती हैं। हम ग्रेविटी को, इन ग्रेविटेशनल वेव्स को सुन सकते हैं अपने कानों से और इंस्ट्रूमेंट के साथ। लेकिन वक्त के साथ साथ जब ये ट्रेवल करती हैं स्पेस में तो इसमें बहुत सी नॉइज़ ऐड हो जाती हैं और उस नॉइज़ में से इन ग्रेविटेशन सिग्नल्स को निकाल कर स्टडी करना और फिर देखना है कि ये कहाँ से जनरेट हुई हैं और इनके पीछे इवेंट क्या हुआ है और वो इवेंट कितना पुराना है, किस डायरेक्शन में है, किस लोकेशन पर है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको वो सिग्नल भी दिखाऊंगा जो कि आइडियल सिग्नल है, जो कि हमारी सिमुलेशंस हमें बताती हैं कि ऐसा सिग्नल हमें मिलना चाहिए जब 2 ब्लैक होल्स आपस में मर्ज होते हैं। और जो सिग्नल हमें स्पेस से मिलता है वो किस किस्म का होता है, फिर उससे हमने वो सिग्नल कैसे निकालना होता है। इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। इसमें प्ले नाउ का बटन मैंने दबाया है और अब आप देखें कि मेरे पास एक स्क्रीन खुल गई है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ लेवल्स आएंगे। तो आपने हर लेवल को खेलना है, ये गेम की तरह है और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेविटेशन वेव आ रही है जो कि 2 ब्लैक होल से उनके आपस में मर्ज होने से पैदा हुई है। ये ब्लैक होल हमारे सूरज के जो पहला ब्लैक होल है, जो मैस है, जो मर्ज हुआ है, उसका वज़न, उसका मैस हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स ज़्यादा है। और दूसरा जो सूरज है उसका मैस 10 गुना ज़्यादा है और उनका एंगल भी दिया हुआ है, उसकी स्पिन भी दी हुई है उन दोनों ब्लैक होल्स की। तो जब ये दोनों ब्लैक होल्स आपस में मर्ज करते हैं तो सिग्नल कैसा होना चाहिए? हमारी सिमुलेशन हमें बताती है कि ऐसा सिग्नल होना चाहिए। मैं आपको ये सुनाता हूँ, आपने गौर से सुनना है। ये सिग्नल है जो कि 2 हैवी ड्यूटी ब्लैक होल्स के मर्ज होने से हमें ज़मीन पर सुनेगा। ये ब्लैक होल्स माजी में बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने भी हो सकते हैं, इनकी मर्जिंग पुरानी हो सकती है। लेकिन जब हमें सिग्नल मिलता है अपने डिटेक्टर से, वो कुछ इस किस्म के होते हैं। मसलन आपने पहले दिन का डाटा लिया और आपने उसको जज किया, तो आपने देखना है दूसरे दिन का डाटा, तीसरे दिन का डाटा और चौथे दिन का डाटा आपने एनालाइज किया। अब आपने ये देखना है कि किस में आपको ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं। तो आपने गौर से सुनना है, मैं दोबारा इनको चलाऊंगा। आपने देखना है कि ऊपर वाला सिग्नल आपको कहाँ पर छुपा हुआ मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। क्या इसमें आपको ज़रा भी वो सिग्नल मिला? ज़्यादातर आपको नॉइज़ मिल रही है जो कि वाइट नॉइज़ है, लेकिन आपको सिग्नल मिला? दोबारा सुने। दूसरा डेटा सेट सुनाता हूं आपको। देखा, आपको ये सिग्नल सुनने में मिल रहा है। गौर से सुनिएगा, आपको एक भक की आवाज़ आएगी, आपने गौर से सुनना है। अब आपने गौर से सुनना है, ये जो जगह है, ये जगह यहाँ पर ये सिग्नल छुपा हुआ है। आपने गौर से सुनना है और आपको आवाज़ आएगी।
तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारे पास डेटा सेट है दूसरे दिन का, इसमें हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के सिग्नल मिल रहे हैं। हम इनको एनालाइज करेंगे, इनको फिल्टर करेंगे और इनको इनकी ओरिजिनल शक्ल में लेके आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, कितने अरसे पहले हुआ और इसमें किन किन चीज़ों ने, एस्ट्रोनॉमिकल मैसेज ने हिस्सा लिया। मैं चलता हूँ अगले लेवल पर। अब आप देखें कि हमारे पास दूसरा लेवल आ गया है, इसमें भी हमारे पास एक सिग्नल आ गया है और इस सिग्नल को हम क्लिक करते हैं तो अब इस सिग्नल को हमने दोबारा ढूंढना है। ये हम लेवल 1 से अच्छा अभी हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, अब ये एक और सिग्नल आ गया जिसमें 1.8 गुना सूरज के मैस की एक बॉडी थी और दूसरी 1.3 गुना सूरज के मैस की बॉडी थी। और यहाँ पर आपके पास उसका ऑर्बिटल प्लेन का एंगल मौजूद है, यहाँ पर उन दोनों की स्पिन मौजूद है। मैं आपको ये सिग्नल जो हमें रिसीव हुआ है, ये वो सिग्नल है जो हमने कंप्यूटर सिमुलेशन से प्रिडिक्ट किया है, खुद निकाला है कि इस किस्म का सिग्नल हो सकता है। अब देखते हैं कि क्या आप इस सिग्नल को सुन सकते हैं। दोबारा सुनाता हूं। अब जो हमारे पास डेटा आया उसको सुनते हैं। दूसरा डेटा सुनाता हूं। तीसरा डेटा सेट सुनाता हूं। तीसरे इसमें मुझे शक है कि तीसरे में ये छुपा हुआ है। तीसरे में ये सिग्नल छुपा हुआ है। जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मुझे उम्मीद है। देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम अगले लेवल पर आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ ग्रेविटेशनल वेव्स की आवाज़ सुन सकते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स ग्रेविटी को प्रेजेंट करती है, उसकी वेरिएशंस को प्रेजेंट करती है, इसलिए आप ग्रेविटी की आवाज़ को सुन रहे हैं, जो कि हमें कायनात के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रही है, हमें कायनात के बहुत से इवेंट्स के बारे में बता रही है और हमें हमारे माजी के बारे में भी बता रही है। तो ये सिमुलेशन आप क्लासरूम्स में और कॉलेजेस में, स्कूलों में बच्चों को ज़रूर दिखाएं। वो अपने एंड्रॉयड के फ़ोन पर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं और एस्ट्रोनॉमी के बारे में मज़ीद जान सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हमने एक टॉय की, एक खिलौने की आउटलाइन को ट्रेस करना है, तो हम कई तरीक़ों से उसकी आउटलाइन को ट्रेस कर सकते हैं। उसको सूरज के सामने रख के उसके शैडो को ट्रेस किया जा सकता है, या उसे पेपर पर रखकर उसकी बाउंड्री को भी ट्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम ब्लैक होल की आउटलाइन को भी ट्रेस कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में एक ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक छोटा ब्लैक होल चक्कर लगा है और उसके चक्कर लगाने की वजह से स्पेस टाइम में वार्प ग्रेविटेशनल वेव्स की शक्ल में हम तक पहुंच रहा है। तो लीजा जो कि हमारा इंटरफेरोमीटर होगा, वो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को देखेगा, इस छोटे ब्लैक होल की मूवमेंट को मैप करेगा और हमें बड़े ब्लैक होल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इस तरीके से हम ब्लैक होल को मैप करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे ब्लैक होल की मदद से हम बड़े ब्लैक होल को मैप कर रहे हैं। ब्लैक होल की बजाय एक न्यूट्रॉन स्टार भी बड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा सकता है और उसे भी हम मैप कर सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शंस मैप कर रहे होते हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स सिर्फ दो ब्लैक होल्स के या न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के इंटरेक्शन की वजह से नहीं होते, बल्कि जब बिग बैंग हुआ, जब हमारी कायनात बनी, तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। और उस बिग बैंग के धमाके के बाद एक फेज आया जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब है कायनात की एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन के दौरान भी ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई, जो कि आज भी हमारी कायनात में मौजूद हैं और उन्हें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यही ग्रेविटेशनल वेव्स यहां पर दिखा रहा हूं।
यहां पर आप देख सकते हैं कि दो किस्म की ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस हुई जिनकी पोलैरिटी डिफरेंट है, और अगर इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम डिटेक्ट कर लें तो हम बिग बैंग के बारे में, कायनात के जन्म के बारे में बहुत सी चीजों को जान सकते हैं। तो लीजा का एक काम यह भी होगा कि वो इन बहुत ही वीक सिग्नल्स को भी डिटेक्ट करे जो कि बिग बैंग के वक्त प्रोड्यूस हुए थे, और फिर हम कायनात के जन्म को और ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे। मैं आपको यहां पर लीजा के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स और कन्फिग्रेशंस दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लीजा जमीन के गिर्द सूरज का चक्कर लगाती रहेगी और हमें मुतला करती रहेगी, और बिग बैंग से पैदा होने वाली ग्रेविटेशन वेव्स को स्टडी करेगी जो कि बहुत कम इंटेंसिटी की हैं बनिस्बत उनके जो कि ब्लैक होल्स की मर्जिंग से प्रोड्यूस होती हैं। आइंस्टाइन की अगर इक्वेशन की तरफ दोबारा जाएं, फील्ड इक्वेशंस की तरफ हम दोबारा जाएं, तो हमें उनके सॉल्यूशंस में एक और चीज नजर आती है जिसे कहा जाता है वर्म होल। वर्म होल इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाए गए हैं, और मैं आपको यहां पर अब वर्म होल के बारे में बताने जा रहा हूं। उस मूवी में सैटर्न प्लैनेट के पास एक वर्म होल दिखाया गया, लेकिन सबसे पहले सवाल तो यह है कि वर्म होल होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और क्या वाकई हमारी कायनात में, हमारी यूनिवर्स में वर्म होल्स होते भी हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की इक्वेशंस ये बताती हैं कि वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पर वर्म होल के बारे में बताता चलूँ कि वर्म होल स्पेस टाइम में एक टनल होती है, एक शॉर्टकट होता है। मसलन आपने एक चूंटी ली और उसने इस पेपर के ऊपर से, मैं यहाँ पर पॉइंटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस हिस्से से, यहां से जहां पर पेंसिल इस पेपर में जा रही है, इससे उसने पेपर के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 पेपर के नीचे दूसरी तरफ पहुंचना है, और ये हमारी कायनात है। तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर इस पेपर के बीच में हम एक सुराख कर दें, एक रास्ता बना दें, तो अब ये चींटी बहुत जल्दी इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएगी। तो हमने एक वर्म होल क्रिएट किया। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर हम अगर स्पेस टाइम की इस लोकेशन से हमने नीचे जाना है तो हमें बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। रोशनी को यहां से यहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर हम इनके बीच में एक टनल बना दें तो हम बड़ी आसानी से कायनात के इस हिस्से में पहुंच सकते हैं जिसे हम किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आज विजिट नहीं कर सकते। तो वर्म होल्स के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया है। ये एक स्पेकुलेटिव हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं जो कि हमारी कायनात के दो हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वर्म होल के बारे में ये भी बता दूं कि वर्म होल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ कायनातों को भी आपस में जोड़ते हैं। तो इनके दो काम हैं। एक तो ये कि ये हमारी कायनात के दो हिस्सों के बीच शॉर्टकट देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये हमें दूसरी कायनात तक पहुंचने का एक रास्ता भी मुहैया करते हैं। वर्म होल के अंदर से रोशनी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए जब भी आप वर्म होल्स देखेंगे तो आपको दूसरी तरफ का हिस्सा चमकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रोशनी उसमें से ट्रेवल कर सकती है। तो हमें दूसरी तरफ सुरंग के दूसरे हिस्से पर मौजूद चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि वर्म होल्स अगर हम किसी तरीके से क्रिएट कर लें या ढूंढ लें तो हम बिलियंस का सफर सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने आज तक वर्म होल डिटेक्ट नहीं किया, इसलिए हमें यह लगता है कि ये एक हाइपोथेटिकल, एक फर्जी चीज है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फिर हमारे जहन में यह ख्याल आना चाहिए कि आइंस्टाइन ने तो यह भी कहा था कि हम कभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे और हमें सिर्फ 99 साल लगे ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो थ्योरेटिकली वर्म होल्स पॉसिबल हैं, और इनकी जो डिटेल है कि इनके सॉल्यूशंस जो ढूंढे वो नेथन रोजन ने ढूंढे 1935 में, और उन्होंने
उन्होंने वर्म होल को स्पेस टाइम में ब्रिज के तौर पर देखा जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, इसलिए इस वर्म होल को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहा जाता है। मैं आपको ये वर्म होल यहाँ पर दिखा रहा हूँ और ये थ्योरेटिकल पैसेजेस हैं जो कि स्पेस टाइम में एक जगह से दूसरी जगह या एक यूनिवर्स से हमें दूसरी यूनिवर्स में लेके चलते हैं। लेकिन दूसरी यूनिवर्स में जाने से पहले एक और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम वाइट होल्स कहते हैं। मज़े की बात यह है कि वाइट होल्स भी हमें आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन के सोल्यूशन से मिलते हैं। वाइट होल्स अमूमन, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ब्लैक होल की नफ़ी करते हैं, ब्लैक होल से ऑपोजिट काम करते हैं। तो ब्लैक होल के अंदर जब चीज़ चली जाती है वापस नहीं आ सकती, लेकिन वाइट होल के अंदर चीज़ नहीं जा सकती। ये चीज़ों को अपने आप से दूर भगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वाइट होल से बाहर आना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वाइट होल के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा वन वे वैल्व है जिससे चीज़ एक तरफ तो जा सकती है लेकिन दूसरी तरफ नहीं आ सकती। तो जब भी हम बात करते हैं ब्लैक होल्स की कि हम उनमें ट्रेवल कर सकते हैं, तो जो आइंस्टाइन रोजन ब्रिज है उसमें जो हमारे पास मॉडल आता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जिसमें एक ब्लैक होल मौजूद है और वो ब्लैक होल कनेक्ट होता है एक वाइट होल के साथ। तो बीच में हमारे पास एक ब्रिज है, यहाँ पर एक वाइट होल है। तो वाइट होल चीज़ों को बाहर निकालता है। वर्म होल हमने क्रिएट कर दिया है एक ब्लैक होल को और एक वाइट होल को कनेक्ट करके, और ब्लैक होल चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है। तो यहाँ से थ्योरेटिकली अगर एक जहाज़ अंदर आएगा तो वो होता हुआ यहाँ से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन इसमें एक इन्फिनिट टाइम लूप आती है जो कि हमें यहाँ पर मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ब्लैक होल के अंदर जाते हैं तो टाइम स्लो होता जाता है। इसलिए हमारा ये ख्याल है कि हम कभी भी वाइट होल की तरफ जा नहीं सकेंगे। थ्योरेटिकली ऐसा पॉसिबल है, लेकिन टाइम लूप की वजह से हम हमेशा यहाँ पर फंसे रहेंगे और यहीं पर हमारा इंतकाल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ब्लैक होल्स के बारे में भी बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ वर्म होल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ब्लैक होल्स में सिंगुलैरिटी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन वर्म होल में सिंगुलैरिटी नहीं होती। सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होती है जहां पर हमारे फिजिकल लॉज खत्म हो जाते हैं, वहां पर फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं रहते। लेकिन वर्म होल में ये बताता चलूं कि सिंगुलैरिटी नहीं होती, लेकिन टाइम लूप होती है। अब हम एक और वर्म होल को देखते हैं। ये उसकी एक और टाइप है जिसे ट्रांसवर्सल वर्म होल्स कहा जाता है। इसमें आप दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। ये वर्म होल की एक ऐसी किस्म है जिसमें आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकते हैं। लाइट इसमें से ट्रेवल कर सकती है, दोनों डायरेक्शन में कर सकती है। हमारा ये ख्याल है कि बिग बैंग इवेंट के दौरान जब क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद थी तो उस वक्त हमारी कायनात में बहुत से वर्म होल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं जिनको आज भी हम ढूंढ सकते हैं, और ये ट्रांसवर्सल वर्म होल्स हैं। इन वर्म होल्स के बारे में मैं बता दूं कि हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक सुराख है और नीचे दूसरा सुराख है, और जैसे हम इसके इवेंट होराइजन से आगे जाएंगे तो फिर हम दूसरी तरफ से निकल आएंगे। इस किस्म के वर्म होल के दोनों तरफ ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं कि हमने पहले ही देखा था कि ब्लैक होल और वाइट होल का कॉम्बिनेशन, लेकिन इन दोनों के अब जो वर्म होल हम डिस्कस करें कि दोनों तरफ ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं और वो आपस में क्वांटमली इंटेंगल्ड हो सकते हैं। और जैसे इन ब्लैक होल्स के पार्टिकल्स की क्वांटम इंटेंगलमेंट खत्म होगी तो ये क्लोज हो जाएगा। मैं आपको यहां पर दोबारा ये चीज दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं ये एक वर्म होल है, ये उसका थ्रोट है, और यहां पर हमारे पास दो जगह हैं जिनको ये आपस में जोड़ता है। ये एक सिंपल वर्म होल है, लेकिन जब भी हम थ्योरेटिकली इन वर्म होल्स को बनाते हैं तो ये बहुत जल्दी अपने थ्रोट को कट करते हैं। यहां से ग्रेविटी की वजह से खत्म होने की कोशिश करते हैं, टनल खत्म हो जाती है। अब इस टनल को बरकरार कैसा रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस टनल को बरकरार रखने के लिए, ताकि ये कोलैप्स ना हो सके, हम इनके पार्टिकल्स को, अगर इनके पार्टिकल्स आपस में क्वांटम इंटेंगलमेंट में, यानी इनका क्वांटम कनेक्शन हो जाए, तो अब ये वर्म होल एग्जिस्ट कर सकता है और इसके बीच में टनल भी एग्जिस्ट कर सकती है।
और आप आराम से इस वर्म होल को स्टेबल कर सकते हैं और इस वर्म होल से गुजर सकते हैं। तो ये तो वर्म होल्स के बारे में उनकी क्वांटम कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर लिया, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि हमारी कायनात में क्वांटम फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करती हैं। वैक्यूम नहीं है, बल्कि कैसिमिर एक्सपेरिमेंट ने हमें बताया कि हमारी कायनात में बहुत छोटे स्केल पर फ्लक्चुएशंस हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स बन रहे हैं और आपस में एनिलेट कर रहे हैं, जिस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं। और इन क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से हमारे पास, और ये क्वांटम फ्लक्चुएशन हमें ये भी अंदाज़ा देती हैं, इस तरफ को इशारा करती हैं कि एंटी ग्रेविटी एनर्जी और एंटी ग्रेविटी मैस एग्जिस्ट करता है, जिसे नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव मैस कहा जाता है। जब भी वर्म होल बनता है तो ग्रेविटी की वजह से उसका थ्रोट आहिस्ता उसकी टनल खत्म होने की कोशिश करती है, लेकिन उसको अपनी जगह पर स्टेबल रखने के लिए हमें एक ऐसे मैस की जरूरत है जो आम मैस से डिफरेंट हो, जिसे नेगेटिव मैस कहा जाता है, या उसमें नेगेटिव एनर्जी हो। और इस किस्म के मैस का नाम साइंटिस्ट ने रखा है एक्सोटिक मैटर, ताकि वो ग्रेविटी को ओवरकम कर सके, ब्लैक होल्स की ग्रेविटी को ओवरकम कर सके, टनल को बंद होने ना दे। और अगर इस टनल को हम भर लेंगे एक्सोटिक मैटर से, तो किप थॉर्न का ये ख्याल है कि फिर ये वर्म होल काफी देर खुले रह सकते हैं और हम इजीली इसके अंदर से पास करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। नेगेटिव मैस को लैब में बनाने की बहुत कोशिश हो रही है और इसमें हमें कामयाबी भी हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया है कि वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट ने ऐसे फ्लूइड्स बनाए हैं जो कि नेगेटिव मैस रखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैस दूसरे मैस की निस्बत उसको रिपेल करता है, उससे दूर जाएगा। इस मैस को आप किसी और चीज के पास रखेंगे तो ये उसे रिपेल करेगा, और उसके साथ साथ जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, और इसके साथ साथ जब आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा नॉर्मल मैस के। तो ये नॉर्मल मैस से डिफरेंट होता है, और क्योंकि ये मैस को रिपेल करता है तो ये उसके गले को, वर्म होल के गले को खुला रखेगा, और इसी वजह से वो एक गेटवे के तौर पर काम कर सकता है। मैंने आपको बताया कि वर्म होल एक गैलेक्सी में भी हो सकते हैं, वर्म होल एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में भी हो सकते हैं, वर्म होल एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स के गेटवेज भी हो सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसे वर्म होल्स बनाएं जिनका एक हिस्सा जमीन पर हो और दूसरा हिस्सा सैटर्न पर हो। हम यहां से उस वर्म होल में दाखिल हों और साथ ही सैटर्न में निकल आएं। मैं आपको यहां पर मल्टीवर्स के वर्म होल्स दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स है और यहां पर एक ब्लैक होल है। तो इसमें आप अगर अंदर जाएं तो यहां पर एक व्हाइट होल है, यहां पर इन्फिनिट टाइम लूप है, लेकिन अगर हम उसको ओवरकम कर लेते हैं तो हम दूसरी तरफ से निकल आएंगे, दूसरी यूनिवर्स में निकल आएंगे, और फिर वहां पर अगेन एक ब्लैक होल है और वो तीसरी यूनिवर्स में जा रहा है और वहां पर हम निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स और दूसरी यूनिवर्स से तीसरी यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें मैंने फर्जी बनाई हैं, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन से आती हैं, और उसके बाद जितना भी वर्क मैथमेटिकली उन इक्वेशन पर हुआ है, उनके सोल्यूशंस पर हुआ है, उनसे ये चीज़ें मिलती हैं। तो हमारा मैथमेटिक्स हमें पुकार कर कहता है कि वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या हम कभी भी आर्टिफिशियल वर्म होल बना सकेंगे या हम नेचुरल वर्म होल्स को ढूंढ सकेंगे? तो नेचुरल वर्म होल को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, इस पर अलग वीडियो बनेगी, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम आर्टिफिशियल वर्म होल बना सकें जिसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा सकें। तो यहां पर 2015 में मैं आपको दिखा रहा हूं एक वर्म होल बनाया गया जो कि मैग्नेटिक वर्म होल था, और उसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह बहुत थोड़े फासले पर ट्रेवल कर सकती थी, और इस पर बहुत से पेपर्स लिखे गए। लेकिन अभी और भी बहुत सी कोशिश हो रही है कि हम और बड़े वर्म होल्स बना सकें। तो हमने यहाँ पर आइंस्टाइन की इक्वेशन को पढ़ा और उसके 5 ऐसी प्रेडिक्शंस को पढ़ा जो कि उन्होंने बताई हमें, जिसमें हमारे पास ब्लैक होल्स थे, जिसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल वेव्स थी, जिसमें हमारे पास वाइट होल्स थे, जिसमें हमारे पास वर्म होल्स थे, और टाइम डायलेशन थी। और आज ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी हद तक सच साबित हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वाइट होल्स और वर्म होल्स जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च जारी है, जिनको बहुत ज़्यादा ढूंढा जा रहा है और जिनको बनाने की कोशिश की जा रही है। आज की हमारी वीडियो है टाइम ट्रैवल के बारे में।
क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम वक्त में सफ़र कर सकते हैं? इंसान ने इसकी ख्वाहिश और इसके ख्वाब बहुत देखे, ख्वाहिश बहुत की हमने और ख्वाब बहुत देखे। हमारी मूवी से अंदाज़ा होता है, हमारे लिटरेचर से अंदाज़ा होता है कि हम हमेशा टाइम ट्रैवल करने के ख्वाह रहें। कभी हम मुस्तकबिल में पहुंच जाते हैं और तरक्की को देखते हैं, और कभी हम माजी की तरफ ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे साइंसदान इस वक्त भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो कि सिर्फ टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे हैं, और वो टाइम में ट्रैवल करने वाली मशीन की तरफ बहुत तेजी से गामजन हैं। टाइम ट्रैवल को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 17वीं सदी के एक साइंसदान आइजैक न्यूटन के पास, जो कि ये कहते थे, जिनका ये ख्याल था कि हमारी पूरी यूनिवर्स का क्लॉक एक है, जिसे यूनिवर्सल क्लॉक कहा जाता है। टाइम में कहीं भी वेरिएशंस नहीं आती, टाइम एक ही रफ्तार के साथ फ्लो करता है। इसका मतलब यह है कि उसमें टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि टाइम की रफ्तार मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होती है। आइंस्टाइन ने यह कहा कि टाइम रिलेटिव है, और अगर टाइम रिलेटिव है, उसकी रफ्तार मुख्तलिफ है, तो हम फिर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम मुस्तकबिल में जा सकते हैं, हम माजी में भी जा सकते हैं। कम से कम आइंस्टाइन की इक्वेशंस ये बताती हैं, और उनके सॉल्यूशंस हमें बताते हैं कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन क्या हकीकतन हम टाइम में कभी ट्रैवल कर सकेंगे? आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूं तो दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। पहली थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, और उसकी रफ्तार हमें मालूम है। अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं और आपको इस थ्योरी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो यह थ्योरी हमें बताती है कि वो क्लॉक जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं उनका टाइम स्लो फ्लो करता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो साहब इस रॉकेट में बैठे हैं जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उनकी घड़ी एक बाहर बैठे हुए, रॉकेट से बाहर बैठे हुए साहब की घड़ी से स्लो टिक करेगी। उनकी हार्ट रेट भी स्लो होगी, उनकी पल्स भी स्लो होगी, और वह आहिस्ता एज करेंगे क्योंकि उनका टाइम निस्बतन स्लो है। जबकि हम स्टेशनरी क्लॉक्स के पास जब जाएंगे तो वहां पर टाइम की रफ्तार हमें स्लो नहीं लगेगी। अगर स्पीड टाइम पर असरअंदाज करती है तो इसका मतलब यह है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन आपका सवाल यह होगा कि इसका एविडेंस क्या है? तो मैं आपको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो कि 1971 में किया गया। हेफिली कीटिंग ने यह एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि हम बहुत तेजी से अगर क्लॉक्स को उड़ाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो टाइम होने की वजह से जमीन के क्लॉक से पीछे रह जाते हैं। और उन्होंने लिए एटॉमिक क्लॉक्स जो कि बहुत फाइन क्लॉक्स होते हैं, और उन्हें जहाज में रख कर, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तस्वीर, उन्होंने जमीन का चक्कर लगाया, और फिर उन्हें जमीन का चक्कर लगाकर मालूम हुआ कि सेकंड के एक फ्रैक्शन के तौर पर जहाज का क्लॉक पीछे रह गया था जमीन के क्लॉक से, जिससे हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबूत मिलता है। मैं आपको यहां पर एटॉमिक क्लॉक भी दिखा रहा हूं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यह कहूं कि हमारी दुनिया में टाइम ट्रैवल मशीन मौजूद है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मशीन मौजूद है सन में हाइड्रॉन कोलाइडर की सूरत में। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब रफ्तार से मूव करवाया जाता है और उन्हें कोलाइड कराया जाता है। तो जब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि उनका क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। और हमें एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में रह सकते हैं, उनका लाइफ टाइम ये है, वो स्पीड ऑफ लाइट अटेन करते हुए या उसके करीब स्पीड को अटेन करते हुए अपनी लाइफ से 30 टाइम्स ज्यादा ड्यूरेशन तक रह सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें बताता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर कि टाइम ट्रैवल
पॉसिबल है और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। तो हम ये तो जान चुके हैं कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करेंगे या उसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली आसान है, लेकिन जब भी हम पास्ट की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत से पैराडॉक्सेस का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी दी जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और इसमें भी हमें बताया जाता है कि क्लॉक्स की रफ्तार पर कुछ और चीजें भी असरअंदाज होती हैं। सबसे अहम फैक्टर ग्रेविटी का, तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर क्लॉक की रफ्तार, वक्त की रफ्तार कम होगी, स्लो होगी, और जहां पर ग्रेविटी कम होगी यानी कि स्पेस, वहां पर क्लॉक की रफ्तार नॉर्मल होगी। मैं आपको यहां पर स्पेस टाइम का, जो कि आइंस्टाइन की एक विजुअलाइजेशन थी, आपको यहां पर दिखा रहा हूं। स्पेस टाइम एक चादर है जिसकी 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और टाइम उसकी चौथी डायमेंशन है। इसको हम चादर की तरीके से लेंगे। जब भी हम इसके अंदर एक ऐसी बॉडी रखेंगे जो कि मैस रखती है, मैटर की बॉडी है, तो इसके अंदर आपको एक गड़ा, एक खम नजर आएगा, और वो खम गहरा होगा अगर इसका मैस ज्यादा है। तो ग्रेविटी आप इस गड़े से अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो ये गड़ा ज्यादा होगा स्पेस टाइम में, इसका कर्वेचर भी ज्यादा होगा। और अगर ग्रेविटी उस प्लेनेट की या उस सोलर सिस्टम की या उस स्टार की कम है तो उसका गढ़ा भी छोटा होगा। मैं आपको यहां पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर वक्त की रफ्तार आपको दिखाई जा रही है। मैं माउस का इस्तेमाल करता हूं और लेजर पॉइंटर निकालता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको वक्त की रफ्तार दिखाई जा रही है जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस पॉइंट पर आएंगे जहां पर ग्रेविटी मौजूद है जमीन की, तो आप देखेंगे वक्त स्लो हो गया। यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर वक्त स्लो होता हुआ नजर आएगा, यहां पर ये वक्त स्लो हो गया। और फिर हम जब जमीन से दूर जाएंगे तो वक्त की रफ्तार, उस क्लॉक के वक्त की रफ्तार नॉर्मलाइज होगी। लेकिन जब हम सूरज के गिर जाएंगे तो उसके वक्त की रफ्तार और ज्यादा स्लो होगी। फिर सूरज से दूर जाएंगे तो उसके वक्त की रफ्तार नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी ब्लैक होल के पास चले जाते हैं तो उसके वक्त की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, हत्ता कि वो अप्रोच करना शुरू कर देगा जीरो के। यानी एक ऐसा वक्त भी आ सकता है ब्लैक होल के अंदर जब वक्त की रफ्तार सीज कर जाए, रुक जाए, थम जाए। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हम मैसिव बॉडीज के पास क्लॉक्स को लेके जाते हैं तो उनकी टिक स्लो हो जाती है और उनकी रफ्तार कम हो जाती है। इसका एक एविडेंस हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तौर पर मौजूद है, जहां पर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एरर आ जाता है, इसलिए हमें ये सिस्टम सही तरीके से इंसान की, गाड़ी की, किसी भी चीज की पोजीशन नहीं दे पाता। और फिर साइंसदानों को पता चला कि उन्हें एक एरर फैक्टर डालना था, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सैटेलाइट की स्पीड की वजह से भी जनरेट हो रही थी और सैटेलाइट की हाइट की वजह से, जमीन से दूरी की वजह से भी जनरेट हो रही थी, जिसे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो गया। अब आते हैं इंटरस्टेलर की तरफ, जहां पर हमें टाइम डायलेशन दिखाएगी, जहां पर हमें दिखाया गया कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर है कूपर, वो एक ऐसे प्लेनेट के पास जाता है जो कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जिसे मिलर प्लेनेट कहा जाता है। और इस प्लेनेट में मैं आपको यहां पर ये प्लेनेट दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन यहां पर है, नीचे है, लेकिन मिलर प्लेनेट उसके बिल्कुल करीब है। तो ये ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब है, और अगर यहां पर कोई इंसान जाएगा तो उसके लिए वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इस प्लेनेट पर 1 घंटा 7 ईयर्स के बराबर है जमीन पर। तो अगर आपने इस प्लेनेट पर 1 घंटा गुजारा तो जमीन पर 7 साल गुजर गए। अगर जमीन पर और इस प्लेनेट पर एक वक्त में बच्चे पैदा होते हैं तो जो बच्चा मिलर प्लेनेट पर पैदा होगा उसने 10 घंटे गुजारे अगर मिलर प्लेनेट पर, तो जमीन पर दूसरे बच्चे की उम्र 70 साल हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि मिलर प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत पास है और इस वजह से वहां पर टाइम की रफ्तार बहुत कम है। और अगर हम टाइम की रफ्तार अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर टाइम फ्रीज कर जाएगा। आइंस्टाइन की इक्वेशंस को लेकर रोनाल्ड मैलेट, जो कि एक प्रोफेसर हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स के एक प्रोफेसर हैं,
उन्होंने कोशिश की कि वो टाइम मशीन बना सके। मैं आपको यहां पर इनकी इक्वेशन दिखा रहा हूं और इस इक्वेशन की बेसिस पर ये टाइम मशीन बना रहे। लेकिन इनका ये कहना है कि ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है और ग्रेविटी जनरेट होती है मैस से, और हमें पता है E = mc² से, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, कि मैस और एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी इनडायरेक्टली ग्रेविटी को जनरेट कर रही है, क्योंकि वो मैस को जनरेट करती है, इक्विवेलेंट है, एनर्जी मैस के इक्विवेलेंट है, और मैस ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करता है, तो एनर्जी किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सर्ट करने में, और उसकी वजह से टाइम स्लो हो रहा है। लेकिन हम लाइट की तरफ जाते हैं जो कि एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब लाइट एनर्जी है तो वो भी मैस के इक्विवेलेंट है और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है। लाइट की ग्रेविटी है और इस वजह से वो टाइम को स्लो कर सकती है। इन्होंने ये चीज बताई कि लाइट की ग्रेविटी है, सबसे अहम चीज ये है, और इस वजह से हम लाइट को यूज करते हुए ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इन पर बहुत से जरीदों ने मकाले लिखे, रिसर्च पेपर लिखी। मैं आपको यहां पर कुछ के न्यूज़पेपर्स दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं और इन्हें टीवी पर भी देखा जा सकता है। तो इनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ टाइम, अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको नजर आएगा लीनियर है, स्ट्रेट लाइन की तरह मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। यहां पर पास्ट है, फिर प्रेजेंट आता है और फिर फ्यूचर आता है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम लाइट का इस्तेमाल करते हुए इसे सर्कुलर फॉर्म दे दें तो आप देखें कि हमारे पास पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा और फिर हम पास्ट में चले जाएंगे, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, तो हम एक सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे। इसे टाइम लूप कहा जाता है। अगर हम एरो के कॉर्नर को एरो की दुम से मिला दें तो हमें इस किस्म की शेप नजर आएगी। लेकिन ये करना कैसे है? रोनाल्ड ने इसका तरीका भी हमें बताया। उन्होंने अपनी इक्वेशन से बताया कि हम एक लेजर बीम लें और ये लेजर बीम सर्कुलर बीम हो, जो कि मैं आपको यहां पर ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। इस लेजर बीम की क्योंकि ग्रेविटी है, इसकी वजह से ये स्पेस टाइम को बेंड करेगी। और आपको कैसा पता चलेगा कि स्पेस टाइम को बेंड किया गया है? तो रोनाल्ड ने इसके अंदर एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया। जैसे उन्होंने न्यूट्रॉन छोड़ा तो न्यूट्रॉन चक्कर लगाने लगा, जिससे हमें पता चला कि इसके अंदर स्पेस बेंड हो रही है। और क्योंकि स्पेस टाइम इंटरकनेक्टेड है, तो अगर स्पेस बेंड हो रही है तो टाइम भी बेंड हो रहा है। ये उन्होंने स्पेकुलेट किया। यही चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम राइट साइड पे मैंने आपको दिखाया है, जहां पर दोबारा आप देख सकते हैं अपवर्ड हमारे पास एक एरो है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर बनाई जाए, ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि स्पेस टाइम को बेंड करना शुरू कर दे, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर हमें टाइम लूप्स मिलेंगी और फिर हम टाइम लूप्स के जरिए माजी, मुस्तकबिल और हाल में गर्दिश करते रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉफी को आप स्टेयर करते हैं, कॉफी में चम्मच को घुमाते हैं और फिर उसके अंदर एक बीन डाल दें, एक चने का टुकड़ा डाल दें, तो वो भी उसी तरीके से तैरना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस टाइम लाइट की वजह से, लाइट की बीम की वजह से कर्व करते हैं। और जो बीन हमने डाला है वो न्यूट्रॉन था, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, और वो भी टाइम लूप का हिस्सा बन गया। रोनाल्ड की जितनी भी इक्वेशंस हैं ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से डिराइव की गई हैं और इन्हें थ्योरेटिकली सही इक्वेशंस माना जाता है। तमाम साइंसदानों ने इस चीज पर एग्रीमेंट दिया है कि इन इक्वेशंस के जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम इन इक्वेशन की मदद से ऐसी मशीन बना सकें। मैं आपको यहां पर रोनाल्ड की ही टाइम मशीन की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो लेजर रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और मशहूर साइंसदान मिशियो काकू कहते हैं कि इस लेजर से अगर आपने इंसान को ट्रांसपोर्ट करना है, टाइम ट्रैवल कराना है, तो ये लेजर जो हम बनाने चाह रहे हैं रोनाल्ड के एक्सपेरिमेंट से, ये पूरी यूनिवर्स के बराबर बड़ी होनी चाहिए। इसके अंदर जो एरिया हो वो पूरी यूनिवर्स का हो, तब ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये इंसान को टाइम में वापस माजी में ले जा सके। इसी तरीके से इसकी जो एनर्जी है लेजर की, वो ब्लैक होल की एनर्जी के बराबर हो। तो इसका मतलब यह है कि हम इंसान को इस मशीन के जरिए मुस्तकबिल में किसी भी तरीके से टाइम ट्रैवल नहीं करवा सकेंगे पास्ट में, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं। रोनाल्ड का यह ख्याल है कि हम
डेटा बिट्स 0 और 1 की बाइनरी बिट्स को माजी में भेज सकते हैं। और अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो गए तो आप इमेजिन करें कि आप लोगों को पहले से बता रहे हैं कि हमारे ऊपर किस किस्म की नागहानी आफत आने वाली है, जल्जले आने वाले हैं, सैलाब आने वाले हैं, कोई मेटेओरॉइड जमीन से टकराने वाला है, या अपने फादर को आप बताएं कि उन्हें 1 साल बाद हार्ट अटैक होने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फ्यूचर से आप माजी की तरफ दे रहे हैं तो कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है हमारी जिंदगियों में। तो हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि जब भी हम माजी में जाने के लिए टाइम मशीन बनाएंगे तो हम पैराडॉक्सिस में घिर जाएंगे, हम शिकार हो जाएंगे। और पैराडॉक्सिस क्या है? दो ऐसी स्टेटमेंट्स जो जोड़कर लिखी गई हो और वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। मसलन मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने एक दीवार पर स्टेटमेंट भी दिखाई है तो आप देख सकते हैं ये भी एक पैराडॉक्स है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैराडॉक्स डिस्कस किया जाता है वो पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि मैं अपने माजी में चला गया, मैंने एक टाइम मशीन बनाई और उस टाइम मशीन पर बैठकर मैं माजी में चला गया और वहां पर जाकर मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मेरे ग्रैंडफादर की मेरी ग्रैंडमदर के साथ शादी नहीं हो सकी। तो उसका मतलब यह है कि मेरे फादर पैदा नहीं होंगे, और अगर मेरे फादर पैदा नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं माजी में नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसलिए यहां पर हमें एक पैराडॉक्स मिलता है, मगर अब साइंसदान ये कहते हैं कि इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। मसलन अगर आप माजी में जाएंगे तो जरूरी नहीं है, साइंसदानों का यह ख्याल है कि आप उसी यूनिवर्स में माजी में जाएं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, बल्कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर जब आप एक्शंस करेंगे तो एक नया लाइफ कोर्स आपको मिल जाएगा। वहां पर चीजें ऐसी नहीं होंगी जैसा कि आपके साथ इस यूनिवर्स में हुई। तो आप अपनी यूनिवर्स में माजी में नहीं जाएंगे बल्कि एक और यूनिवर्स में माजी में जाएंगे और वहां पर चीजें होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि यह पैराडॉक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है। बहुत से और तरीके भी हैं जो कुदरत में एग्जिस्ट करते हैं जिनके जरिए हम माजी में जा सकते हैं। वर्म होल पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। वर्म होल के जरिए भी आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, आप टाइम लूप का आप फ्यूचर में जा सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, और किप थॉर्न ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उन्होंने बताया कि वर्म होल्स के जरिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। एक और तरीका जिसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं उसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी से आते हैं और इनका सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी कायनात में छोटी छोटी सुरंगें हैं, इम्परफेक्शंस हैं, राहदारियां हैं जिनके जरिए हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। और ये आए कहां से? ये आए हमारी कायनात के बनने से। जब हमारी कायनात बनी तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास यहां पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मौजूद थे। जब हमारी कायनात एक्सपैंड हुई तो ये स्ट्रिंग्स भी साथ साथ एक्सपैंड हुए और अब ये स्ट्रिंग्स इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी लेंथ 1 बिलियन लाइट ईयर्स हो सकती है और इनकी विड्थ एक न्यूट्रॉन के बराबर हो सकती है। और जब हम इनकी ग्रेविटी की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर कॉस्मिक स्ट्रिंग की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। और जब उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि टाइम उनमें स्लो होगा, इसीलिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम ट्रेवल के लिए। तो मैं आपको यहां पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स दिखा रहा हूं और यह भी बताता चलूं कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मूव करते हैं तो वाइब्रेशंस, ग्रेविटेशनल वाइब्रेशंस होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन वेव्स को अगर हम सेंस कर लें जो कि कॉस्मिक स्ट्रिंग से प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमें इनके होने का एविडेंस भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा मैथमेटिक्स ये कहता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखते हैं, जिस तरह ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखता है, तो इनके ज़रिए भी हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम टाइम मशीन बना चुके हैं जो कि सन कोलाइडर है, किस तरीके से हम डेटा को फ्यूचर से माजी में भेजने के लिए टाइम मशीन बना रहे हैं जो कि डॉक्टर रोनाल्ड बना रहे हैं, और किस तरीके से कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनास हैं जिस तरीके से वर्म होल्स हैं, जिस तरीके से कॉस्मिक स्ट्रिंग है, हम उनकी मदद से भी टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।